कोई नहीं, चलो। हाल ही में चर्चा में रही जेमिनी तकनीक क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये रक्त की जांच के लिए एक नई टेक्निक आई है, जिसमें क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। अब जीनोम किस में होता है, डीएनए में, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिंगल डीएनए के पार्ट को लेकर के ये उसकी जांच करता है, और ये इस टेक्निक से पता चल जाएगा कि बॉडी में किस पार्ट पे कैंसर है, ठीक है। ये कैंसर की जांच के लिए बेसिकली होता है, और इसका जेमिनी का जो पूरा नाम है वो है जीनोम वाइड म्यूटेशनल इंसिडेंस फॉर नॉन इन्वेजिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ठीक है। और डीएनए की फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए की क्या फुल फॉर्म बताई थी मैंने, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ एसिड होता है जो हर एक एनिमल में और हर एक ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। चाहे हमारा हेयर हो या हमारा ब्लड हो, बेटा हमारे सेल का कोई भी पार्ट हो, उस पार्ट में डीएनए होगा, ठीक है। और डीएनए का तुम्हें यूज भी पता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कि इफ कोई मर्डर कर देता है तो उसकी भी पहचान आप डीएनए से कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फिंगरप्रिंट्स और उसके ब्लड सैंपल से, या फिर और पेरेंट्स पता करने में भी डीएनए काम आता है, कि कोई किसका पेरेंट है वो भी पता करने में काम आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जेमिनी ये रक्त की जांच की एक नई टेक्निक है। अब हाल ही में टाइफून डॉक्सुरी किस स्थान पर आया है, ये चाइना में आया है, और ये चाइना का 5वां सबसे शक्तिशाली टाइफून है। और टाइफून का जो स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली इस तरह का रहता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट होता है और लैंड पे जाके ये डाई हो जाता है। ओरिजिनेट कहाँ पर होता है, ये टाइफून साइक्लोन कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, सी में, ठीक है। सी में ओरिजिनेट होते हैं और डाई कहाँ पर हो जाते हैं, लैंड पे आके या जमीन पे आके डाइड हो जाते हैं। तो चाइना क्यों इतना वाल्नरेबल है, चाइना में ऐसा क्या है कि चाइना में सबसे ज्यादा टाइफून आते हैं। देखो, अगर आप चाइना की ये चाइना जो है सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया चाइना में है। देखो, ये चाइना की कोस्ट है, चाइना की कोस्ट सबसे ज्यादा बड़ी है, ये येलो सी है, ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। ये इसका कुछ पार्ट है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है साउथ चाइना सी का। तो इसकी कोस्ट लाइन अगर देखो तो चाइना की कोस्ट लाइन काफी लंबी है, इसलिए ये साइक्लोन से वल्नरेबल है, ठीक है। और जब हम उसमें वेदर में पढ़ेंगे ना, तो ये भी पढ़ेंगे कि ये कौन से उसमें क्लाइमेट की कौन सी बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, और इसमें ट्रॉपिकल, कुछ इसका पार्ट टेम्परेट में है, कुछ इसका पार्ट ट्रॉपिकल में है, ठीक है। तो इस पे ट्रॉपिकल, ये टाइफून कब आते हैं, बेसिकली समर सीजन में, ठीक है। ये भी पता है ना क्यों आते हैं टाइफून या साइक्लोन, जब आते हैं तो क्यों आते हैं। देखो, समर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर जो हो जाता है, यहाँ का जो तापमान है वो ज्यादा होने की वजह से लो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। और लो होने की वजह से यहाँ की जो हवा है वो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है, ऊपर जाके वो क्या करती है, हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है उसका वेट, ठीक है। अब जैसे ही वो वहां पे ठंडी होती है तो ये एक साइक्लोन जैसी कंडीशन इसकी फॉर्म हो जाती है, टाइफून जैसी, और ये फिर लैंड की तरफ विंड स्पीड से भागने लगता है, ठीक है। और ज्यादातर डिवास्टेटिंग कहाँ पर होता है, ये कोस्टल एरियाज में, ठीक है, सबसे ज्यादा कोस्टल एरियाज। अब देखो नेक्स्ट है गोवर्धन प्रोग्राम, हाल ही में शुरू किया गया, यह किससे संबंधित है। गोवर्धन जैसे कि नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है, गोवर्धन, ठीक है। अब गोवर्धन जो है, गोवर्धन तो पता है कौन था गोवर्धन, किसके नाम पर है ये, गोवर्धन पर्वत, ठीक है। वो कौन सा पर्वत है, वो कहाँ पर है, वृंदावन में, मथुरा में है? मथुरा में, वृंदावन में, वृंदावन में। कभी गए हो तुम लोग, गोकुल में? कभी नहीं गए तुम यार, तुम अब कम से कम अपने कल्चर के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, मतलब ये तो हो। मेरी इच्छा है वहां जाने की, गए थे आगरा तक, लेकिन फिर रास्ते में नहीं रुक पाए। सुनो, गोवर्धन पर्वत जब तुम लोगों को याद हो
कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र चलाया था, बहुत भारी वर्षा हुई थी और सबको वो फिर गोवर्धन पर्वत के नीचे ले गए थे बचाने के लिए। तो गोवर्धन पर्वत का बहुत सिग्निफिकेंस है हमारे कल्चर में, ठीक है। और गोवर्धन का इसलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि बेटा जो गोवर्धन पर्वत है वो अभी भी वहां पे है ना, अभी भी वहां पर, ठीक है। हनुमान जी नहीं ले जाएंगे उसे, ठीक है। तो बेसिकली इसी नाम पर, गोवर्धन के नाम पर ही एक स्कीम लॉन्च की गई थी। अब इस स्कीम में क्या था, जो गोबर है मतलब जो डंग है, डंग तो तुमने सुना होगा, काऊ डंग, गोबर, जो काऊ डंग है बेसिकली, तुम्हें पता है कि ये बायोगैस बनाने का बहुत अच्छा सोर्स है। कभी तुमने प्रोजेक्ट देखे हैं बायोगैस बनी हुई, प्लांट देखे हैं गाँवों में, नहीं देखे? तो बहुत पुरानी पुरानी टेक्निक है, बायोगैस बनती है इससे। हाँ हाँ बनती है, बहुत बहुत जगहों पर वो टैंक में वो उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उससे गैस बनती है, और वो गैस ऐसे काम करेगी जैसे आपका एलपीजी है, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2018 में, और 2018 में ये बेसिकली जो इसका उद्देश्य था ये था कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट से वेल्थ कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या था कि बायोगैस बनाई जाएगी और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी गोबर का यूज करके, ठीक है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है हमारे यहाँ पर और ये होता यूज होती है। और देखो अगर ये लार्ज स्केल पे अगर यूज की जाती है, अगर इसे लार्ज स्केल पे यूज करते हैं तो ये एलपीजी को क्या करेगी, रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। ये एलपीजी को रिप्लेस कर सकती है और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे वो काफी कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? ये अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है, यूनियन शिक्षा मंत्री जो है ये धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, और ये किसके उपलक्ष्य में हुआ है? तो तुम लोगों को पता होगा थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तीसरा साल लग गया है। ये 2020 में लॉन्च हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका तीसरा साल लग गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो पता है सबके सिलेबस चेंज हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, चाहे ग्रेजुएशन में हो चाहे वो 12th में हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सबके सिलेबस चेंज हुए हैं। ये 2020 में आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसका थर्ड ईयर अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका सक्सेसफुली। तो उसी के उपलक्ष्य में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मनाया जाए। अब देखो हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने भारत में 3 वस्तुओं को, जो हमारी ज्योग्राफिकल वो है इंडिकेशन रजिस्ट्री, इसने 3 चीजों को जीआई टैग दिया है, 3 चीजों को जीआई टैग दिया है। देखो जीआई टैग पे बड़े क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि किस किस को जीआई टैग मिला हुआ है, किस किस को मिला हुआ है? आगरे के पेठे को, सबसे फेमस आगरे का पेठा, क्वालिटी पे देते हैं। और जो बेसिकली प्रोसीजर है वो बासमती राइस, दार्जिलिंग की चाय और पश्मीना शॉल हो गया, है ना। और ये कांचीपुरम की क्या है, साड़ियाँ, कांचीपुरम की साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ी है, बनारसी जो सिल्क है वो बहुत फेमस है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पर्टिकुलरली उस लोकल एरिया में जो वो वैरायटी उग रही है, ठीक है, उसको एक तो उसका ट्रेड अच्छा करने के लिए ताकि उसको उसकी और वो हो सके, सेल हो सके, ठीक है। और दूसरा उसको प्रिजर्व करने के लिए कि उसके जैसा कोई और ना बना पाए। जैसे कि बंगाली रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला अगर क्वालिटी के और प्रोडक्शन के बारे में देखा जाए तो कोर्ट ने कहा था कि ये बंगाली रसगुल्ला जीआई टैग तो बंगाल के पास ही है, ठीक है, हम जीआई टैग तो बंगाल को ही दे रहे हैं, लेकिन ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था ये हम किसी को नहीं दे रहे क्योंकि डिस्प्यूटेड है बेटा। कोई कहता है कि उड़ीसा में
जो भगवान जगन्नाथपुरी जो है मंदिर, वहां पे प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि उड़ीसा में ओरिजिनेट हुआ, कुछ कहते हैं बंगाल में, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है बंगाली रसगुल्ले को लेकर। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा कि जीआई टैग तो बंगाल को ही मिलेगा क्योंकि बंगाल में ये बनता है, और इसकी जो ओरिजिनेट कहाँ हुआ है, कहाँ ये पहली बार कहाँ बना था, ये हम नहीं बता सकते, ये डिबेटेबल है, डिस्प्यूटेड है। तो अभी मिला है ये जादारी नामा कट्टी, ये एक तरह की क्ले की बनी हुई स्टिक्स है। क्ले मिट्टी तो तुमने सुनी होगी, चिकनी मिट्टी जो होती है उसकी बनी हुई स्टिक्स है। स्टिक्स मतलब छोटी छोटी स्टिक्स, ये इसको मिला है एक तो, और एक मिला है कन्याकुमारी मत्ती केला। ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ केला है, बनाना। ठीक है, ये उसको मिला है कन्याकुमारी में। मत्ती केला जो है बहुत अलग सा है, अगर तुम देखना चाहो तो। और ये 2.5 सेंटीमीटर है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ केला ये होता है, मतलब नॉर्मल केले से बहुत अलग होगा। इट्स लाइक कि बेलन के जैसा। ठीक है, ये कन्याकुमारी मत्ती केला। और ये भी देख लो बच्चों, कौन सी साड़ी है ये, चेदी बुट्टा साड़ी, ये वाली साड़ी है। ठीक है, चेदी बुट्टा साड़ी, इसको मिला है। तो ये 3 चीजों को मिला है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ की है। तो ये तो बेटा तुम्हें कन्याकुमारी नाम से ही पता चल गया कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये जो चेदी बुट्टा साड़ी है ये भी तमिलनाडु की है, ये भी तमिलनाडु की है। ठीक है, ये दोनों तमिलनाडु की है। और जादारी जो है ये भी तमिलनाडु की है। तीनों तमिलनाडु की चीजें हैं, इनको जीआई टैग मिला। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कहाँ, किस स्थान की है, किस राज्य से बिलोंग करती है, तो बेटा तीनों तमिलनाडु की है। हाँ, तीनों तमिलनाडु की है, तो ये याद रखना। अब मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन कब स्थापित हुआ था? मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन है जिसमें इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, इंडिया भी सदस्य है। ये सन 2000 में लॉन्च हुआ था, और ये हुआ था लाओ पीडीआर। ठीक है, लाओस पीडीआर में, ये लाओस एक कंट्री है, उसमें लॉन्च हुआ था। और इसमें भारत और आसियान के जो देश है वो सदस्य है। ठीक है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में, जैसे नाम से पता चल रहा है, मेकोंग वहां की रिवर है, साउथ ईस्ट इंडिया की, थाईलैंड, लाओस, यहाँ की वो नदी है, तो वो वहां पर बहती है, तो उनकी नदी और हमारी गंगा के नाम पर ये मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसमें 5 आसियान कंट्रीज हैं। जो आसियान कंट्रीज है वो इसमें 5 आसियान कंट्रीज हैं, 5 आसियान देश हैं। और उस 5 में से कौन कौन से हैं? एक तो कंबोडिया है, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, नाम भी पूछ लेते हैं सदस्यों के, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। और वियतनाम। थाईलैंड क्यों फेमस है? ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तुम्हारा डिस्कशन मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? किस बारे में चल रही है बात, ये बताओ। ये कर लो, ये जब हो जाएगा तो क्लियर हो जाओगे ना, तब फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना और प्लान करना कि भाई चलो गोवा चलते हैं। ठीक है, तो प्लान बनाना फिर बाद में। ठीक है, और फिर बाद में पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ करने में अच्छा लगेगा। फिर अभी तो कुछ नहीं लगता सही। चलो ठीक है, तो ये याद रखना, मेकोंग कब बना था? 2000 में।
और लाओस पीडीआर में आसियान के 5 देश और भारत इसमें सदस्य है। आसियान की सिर्फ 5 कंट्रीज हैं इसमें और भारत है। भारत आसियान का हिस्सा नहीं है। हाँ, कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, अब वियतनाम वो सब साउथ ईस्ट कंट्रीज है, जहां पर मेकोंग गंगा बहती है, वो सारी कंट्रीज वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? अभी 1 अगस्त को इसका जन्मदिन मनाया है, वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसे हम क्या कहते हैं? www डॉट है। 1 अगस्त को इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। किसने बनाया था? तो ये इन्होंने बनाया था, टिम बर्नर ली। और ये कौन है? ये एक ब्रिटिश थे। और सबसे पहली वेबसाइट बनी कौन सी थी, पता है तुमको? CERN। सबसे पहली जो वेबसाइट बनी थी वो बनी थी CERN। बाद में ये गूगल ये बाद में आई है सारी चीजें। सबसे पहले कभी तुम्हें याद हो हम क्या यूज करते थे? याहू। जो सर्च इंजन था वो कौन सा यूज करते थे? याहू। और ऑरकुट भी तो था, ऑरकुट, एक ऑरकुट नाम से भी कुछ था। बट जब तुम हुए भी नहीं होंगे तब याहू यूज होता था। जब तुमने आंखें खोली तब तो गूगल आ गया। ठीक है, हाँ, याहू चलता था बहुत पहले। ठीक है, तो ये बनाया था टिम बर्नर ली ने, और 1989 में, और ये ब्रिटिशर्स थे। और सबसे पहली वेबसाइट इन्होंने बनाई थी CERN, और 1990 में पहली वेबसाइट चली थी। ठीक है, CERN। इसका पूरा वेब एड्रेस बता रही हूँ मैं तुमको। हाँ, ये था इसका जो डोमेन नेम था, वो था http:/info.cern.ch। ये था पूरी, मतलब ये पहली वेबसाइट ये वाली थी, टिम बर्नर ने बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट, अमृत योजना स्कीम कब आरंभ हुई थी? अमृत 2005 में आरंभ हुई थी। और अब इसका कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ है अमृत का? अभी एक वर्जन लॉन्च हुआ है, मतलब इसका नया एक वर्जन आया है। अमृत 2.0 फिर से लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले तो पूरा नाम देखो, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक तो इसका पूरा नाम तो ये था, अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुविनेशन। और इसका जो अब दूसरा वर्जन आया है दैट इज अमृत 2.0 आया है। और अमृत 2.0 का मतलब है 100% वाटर सप्लाई होगी सिटीज में। ठीक है, और 100% सीवेज कवरेज, सेप्टिक टैंक सभी सिटीज में। मतलब ये एक तरह से सिटीज को, एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हमारा आया था कि सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो उसी से लिंक है अमृत योजना। और इसके तहत क्या करना है, जितनी भी सिटीज है उनमें 100% वाटर सप्लाई, 100% जो स्वच्छता है, सैनिटेशन, वो करना है। ठीक है, तो इसका 2.0 वर्जन अब लॉन्च हुआ है, जिसमें कुछ टारगेट रखे गए हैं। ठीक है, 10 शहरों में। ठीक है, कितने शहरों में? 10 शहर। तो ये याद रखना।